हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह पहले की तरह लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। अभी तक जिन्होंने अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उन छात्रों से पुनः मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें और अपनी पढ़ाई को सुचारू करें। मैंने आपको इससे पूर्व अप्रैल माह का टेस्ट प्रेषित किया था और मैं समझता हूं कि सभी छात्रों ने उसे कर लिया होगा। एक छात्र अली रजा, उसका टेस्ट का कॉपी मेरे पास आ गई थी, व्हाट्सएप उसने कर दिया था टेस्ट को करने के बाद ईमानदारी के साथ, और बच्चे ने काफ़ी अच्छा किया। उसे लगा कि बच्चे वास्तव में समझ रहे हैं बात को और कर रहे हैं। बच्चों, एक और निवेदन मेरा ये है कि कोई टॉपिक यदि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो पहले तो कोशिश कीजिएगा कि उस टॉपिक को, उस वीडियो को जिससे रिलेटेड वो टॉपिक है उसे एक बार और देख लें। जो चीज़ आपकी छूट गई है उसे नोट कर लें। फिर भी यदि आपकी कोई दिक्कत रहती है तो उसे आप मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करें किसी भी तरह से, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपकी उस जिज्ञासा का निराकरण किया जाएगा। चलिए, मैंने कहा था कि टेस्ट को करना है, ईमानदारी से करके देखिएगा। मैं उसका हल आज तो नहीं डाल रहा हूँ, कल मैं हल डाल दूंगा और लगाइएगा मार्क्स कि आपने कितने कितने अंक उसमें अर्जित किए। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक जो प्रकाश के अपवर्तन में चल रहा था, आज हम बढ़ेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिक कोण। कल हमने आपको बताया था छात्रों कि जब प्रकाश की किरण कोई किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। माध्यमों के बारे में कल हमने जिक्र किया था। प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सपोज कीजिए ये प्रकाश की किरण है, ठीक। ये दो माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम सघन है और नीचे वाला माध्यम विरल। यहां से मैं अभिलंब पहले ही बना रहा हूं, यहां इस बिंदु पर हम आपतित करें तो आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण, ये किरण है नंबर 1, चलिए किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है उसके साथ? वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये सीधी नहीं जाके क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। एक डैश, ये पहली किरण। आप यहां पर देखते हैं ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। अब मैं दूसरे रंग की चौक का प्रयोग कर रहा हूं, समझाइए। यदि मैं इस किरण का मार्ग, इस किरण का जो आपतन कोण है छात्रों, वो थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ये किरण नंबर 2, इसे मैं 2 तीर से, वैसे मैंने रंग भी अलग कर दिया है इसका और पहचान के लिए, तो ये अभिलंब से और दूर हट जाएगी। अब आपतन कोण यहां से यहां तक हो गया और अपवर्तन कोण यहां से यहां तक हो गया। अब यदि मैं और बढ़ा दूं इसे, ये किरण नंबर 3 और ये किरण यहां 3, ये आपतन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब आपतन कोण का मान ये हो गया और अपवर्तन कोण का मान ये हो गया, और ये कोण कितने डिग्री का लग रहा है? 90 डिग्री का, ठीक।
इस बात को जरा समझिए, इसी से रिलेटेड मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी ये कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया, इस कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण को अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस कारण से इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई कि भाई सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण समझ में आया? एक और घटना हमने उसके साथ की है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यदि हम इसे थोड़ा सा क्रांतिक कोण से मान को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, ये कंडीशन है, ये मैंने ये ले लिया। अब क्या होगा? जैसे ही हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अधिक बढ़ाते हैं, तो ये जो किरण है ये पहले माध्यम में यानी सघन माध्यम में ही पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। जैसे ही हमने क्रांतिक कोण से थोड़ा सा आगे बढ़ाया यानी यहां लेकर आए, ये किरण A, O और ये B मैं बता रहा हूं उसे क्या हुआ, अब इसे सघन माध्यम में ही पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इज दैट क्लियर? कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? आपने पहले परावर्तन पढ़ा है, वहां पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, कोई शर्त नहीं है ऐसी। यहां पर एक शर्त आ गई है, आप उनमें तुलना कर सकते हैं कि भाई प्रकाश के परावर्तन में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या भिन्नता है, क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। वहां तो प्रकाश एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण जाकर वहीं से वापस लौट रही है, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि भाई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी माध्यम की। यहां पर है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है। दूसरी बात क्या है? वहां पे आपतन कोण के मान पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है कि भाई आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक ही होना चाहिए। जो उनसे दो पदार्थ लिए हैं, सपोज चीज एक वायु है एक जल ले लें हम, तो एक निश्चित क्रांतिक कोण मान होना चाहिए तो ही पूर्णांतिक परावर्तन होगा। परावर्तन तो हो जाएगा चाहे जितना आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण है, लेकिन पूर्णांतिक परावर्तन में क्रांतिक कोण से मान अधिक होना चाहिए। इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन चूंकि प्रतिबंधों के अंतर्गत होता है, शर्तों के अंतर्गत होता है, तो हमें उन दो शर्तों को भलीभांति जान लेना चाहिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवश्यक है। क्या है वो शर्तें? थोड़ा सा यहां मिटा रहा हूं मैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तें, दो प्रतिबंध क्या है? नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है भाई? कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक, अभी हम यह समझ में आपको, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अगर मैं आपको ये बीच का हिस्सा मिटाऊं आपको कि भाई ये तो क्रांतिक कोण से मान ज्यादा हो गया, अभी तो सारा खत्म हुआ मामला, ये रह जाएगा। अब हम
क्रांति कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन में संबंध देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्रांति कोण के लिए आपने पढ़ा है कि भाई ये माध्यम है, इसे डॉटेड कर देते हैं, ये प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई, ये क्रांति कोण है और ये 90 डिग्री का मान। ठीक है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन को डेंस और विरल को रेयर। तो भाई स्नेल के नियम से प्रकाश की किरण जा रही है और ये अपवर्तित हुई है। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, ये स्नेल का जो नियम है, स्नेल के नियम से या अपवर्तन के नियम से क्या कहता है, 1/2 बराबर होता है साइन आई बटे साइन आई। यही तो है स्नेल का नियम। अब यहाँ पे पहला माध्यम सघन माध्यम है, तो 1 के स्थान पर हम डी लिख सकते हैं, सघन डेंस न्यू। दूसरा माध्यम क्या है, रेयर माध्यम, विरल माध्यम, बराबर साइन आई। साइन आई का मान तो सी के बराबर है, आई की वैल्यू सी के बराबर है, तो हम इसे कहेंगे साइन सी। और बटे आर का मान कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन 90। क्लियर। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो अगर हम 1 वैल्यू रखेंगे तो डी न्यू आर बराबर हो जाएगा साइन सी, डी न्यू आर। और अगर मैं आर न्यू डी करूं, इसे व्युत्क्रम करूं, तो ये भी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे साइन सी। तो आर न्यू डी बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन सी। और आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा के, तो ये बराबर हो जाएगा कोसेक सी के। तो संबंध आ गया। सरल सा संबंध है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, इसके हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण भी दिखाई देते हैं। कैसे, देखिए कांच होता है, कांच में यदि दरार पड़ जाए तो पूरे कांच की अपेक्षा वो दरार ही सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है भाई, कभी सोचा कि भाई दरार ही क्यों चमक रही है, बाकी हिस्सा इतना ज्यादा क्यों नहीं चमक रहा है? तो देखते हैं, इस घटना से इसे जोड़कर देखते हैं। देखिए, जब कांच में दरार पड़ती है तो वो स्थान में कांच के बीच में गैप आ जाता है, और उस गैप में बहुत बारीक सा गैप आता है, वहां पर वायु भर जाती है। और जब प्रकाश की किरण उस कांच से वायु में प्रवेश करती है, उस एंगल पर जिसमें कांच और वायु के क्रांति कोण से जैसे ही उन आपतन कोण का मान ज्यादा होता है, तो किरणें पूर्ण परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचते। पूर्ण परावर्तन का मतलब है 100% प्रकाश का परावर्तित होना, है ना। जितना पड़ा है उतना हमारी आंखों पर पहुंचना। बाकी हिस्से में ऐसा नहीं हो रहा है। बाकी हिस्से पे जितना प्रकाश पड़ा है उसका कुछ हिस्सा ही हम तक पहुंच पा रहा है, कुछ आसपास आर पार निकल रहा है उस पार। लेकिन यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने से जितना प्रकाश पड़ रहा है वो सारा का सारा हमारी आंखों पे आ रहा है, तो हमारी आंखों पे वो जो झिर्री है अधिक चमक उत्पन्न करती है। इस कारण से ही प्रकाश कांच में जब दरार पड़ती है तो वो अधिक चमकदार दिखाई पड़ती है। जो विशेष रूप से तरासे हुए हीरे होते हैं, हीरे को जब तरासा जाता है तो वो चमकदार दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है कि हीरे और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो होता है 24 डिग्री। कितना होता है? 24 डिग्री हीरे और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान है 24। और जब हीरे को विशेष रूप से तराश लिया जाता है
जब तराशा जाता है हीरे को, और जब ये प्रकाश हीरे के अंदर प्रवेश करता है, तो हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश करके अंदर कई तलों से परावर्तित हो जाता है, अंदर कई बार परावर्तित होता है। और जैसे क्योंकि तराशा गया हीरा है, तो ऐसे तराशा जाता है, वो कारीगर बहुत जानते हैं इस चीज को कि भाई तराश में किस एंगल से तराशना है। तो जो आपतित किरण है, जब अंदर परावर्तन में 24 डिग्री से जैसे ही अधिक पे पड़ती है क्रांति कोण से, वो अंदर ही अंदर पूर्ण रूप से परावर्तित होती है। और जब ये पूर्ण रूप से परावर्तित हुआ प्रकाश अलग दिशाओं से बाहर निकलता है, तो अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो इस कारण से हीरा जो है हमें अधिक चमकदार दिखाई पड़ता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं और भी इससे संबंधित घटनाएं हैं, उनका एक्सप्लेनेशन आप इसी आधार पे कर सकते हैं। जैसे पेपर वेट के अंदर जो बुलबुला होता है वायु का, वो अधिक चमकदार दिखाई देता है। जो गर्म प्रदेश हैं उनकी जो मारीचिका है, गर्म प्रदेशों की मारीचिका है, मारीचिका क्या है, हिरण जो है खजूर के पेड़ की, या क्योंकि जो मरुस्थलीय वृक्ष हैं उनकी परछाई देखकर समझता है कि वहां पर पानी है, क्योंकि इतना परावर्तन होकर इतना स्पष्ट चित्र बनता है, लेकिन वहां पर वास्तव में पानी नहीं होता, और इसी मृग तृष्णा में वो प्यासा मर जाता है। ऐसे ही ठंडे प्रदेशों की मारीचिका होती है। तो ये सारी घटनाएं भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड हैं, उनसे आप जुड़कर इनकी व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर? ये हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अभी तक हमने जो सीखा है उसे यदि मैं विवेचना करूं उसकी, तो हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान पाए हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जान पाए हैं, क्रांतिक कोण के बारे में जान पाए हैं, अपवर्तनांक के बारे में जान पाए। तो कुछ सूत्र हमारे पास आए हैं, जैसे अगर हम देखें तो स्नेल के नियम से एक सूत्र आया 1/2 बराबर साइन आई बटे साइन आ, ये सूत्र आया है। दूसरा 1/2 गुना 2/1 बराबर 1, प्रकाश की मदद करूंगा इसे। और यदि दो पारदर्शी माध्यम से अधिक तलों पर, पहला माध्यम दूसरा माध्यम 3 माध्यम हो जाए, तो ऐसे सूत्र बन जाएगा 1/2 गुना 2/3 गुना 3/1 बराबर 1। ये सूत्र आया है। एक आपके पास आया है 1/2 बराबर V1 बटे V2, यानी पहले माध्यम में चाल, प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। एक सूत्र आपने पढ़ा है R/d बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। एक सूत्र आपने पढ़ा है R/d बराबर 1 बटे साइन सी या कोसेक सी, इनमें से कौन सा भी जैसी भी डिमांड है उसी हिसाब से लगा लेते हैं या अपने आप से परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये अभी तक सूत्र प्रकाश के अपवर्तन में आए हैं, इनसे संबंधित संख्यात्मक प्रश्न भी हमें करने हैं। ठीक है, तो आपको याद करना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के नियमों के बारे में, अपवर्तन के नियमों से जुड़े हुए ये सूत्र अपवर्तनांक के बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बारे में, और उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, चाहे वो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आई हो, चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित आई हो, उनकी व्याख्या को भी अच्छी तरह से देखना है। और उसी के साथ साथ इन सूत्रों को देखना है। इन सूत्रों के आधार पर ही हम अपवर्तन से संबंधित जो संख्यात्मक प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। मैं देख रहा हूं, जब मैं देखता हूं अपने वीडियो को, तो उस पर व्यू कितने आए हुए हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि कितने बच्चे काम को देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो पिछली कुछ वीडियो में मुझे आभास हो रहा है कि बच्चे शायद आजकल वीडियो थोड़ा कम देख रहे हैं या लेट देखते हैं। चूंकि हम आपके लिए फिक्रमंद हैं बच्चों, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है
कि आप भी अपने काम को साथ के साथ नोट करें। वीडियो जब भी हम डालें तभी आप उसे खोलकर उसे पढ़ें, क्योंकि वैसे ही कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, पठन पाठन बाधित हो रहा है, और उसमें भी आपकी थोड़ी सी लापरवाही जो है आपकी पढ़ाई का नुकसान कर देगी। आपकी लापरवाही दोनों स्तर पर आपके लिए हानिकारक है, चाहे वो कोविड-19 से आपके बचाव की बात हो या आपके पाठ्यक्रम की बात हो। आपको सचेत करना हमारा कर्तव्य रहता है। तो आप अच्छे बच्चों की तरह, अनुशासित बच्चों की तरह ये कार्य साथ के साथ नोट करेंगे, और जो टेस्ट आपने किया है उस टेस्ट को भलीभांति करके उसकी जैसी भी रिपोर्ट होगी वो मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज समाप्त करते हैं, कल संख्यात्मक प्रश्नों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे।